हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम लक। कैसे हैं आप लोग? जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए और सभी तक सेशन को शेयर कर दें जल्दी से जल्दी, और वीडियो को लाइक कर दें। और जो भी चैनल पर अभी नए आए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। लेट ना करते हुए सेशन जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यदि आप एसएससी, यूपी पुलिस या अदर एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपको मैथ बहुत बड़ा रोल निभाती है, और एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल या एमटीएस के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। तो इससे ज़्यादातर क्वेश्चन आपके हर एग्ज़ाम में फंसने वाले हैं। तो ये सीरीज़ अटैम्प्ट करना ना भूलें, जो डेली 9 बजे चलाई जाती है। तो चलिए हम लोग जो है इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को जो लोग लाइक नहीं किए हैं तुरंत लाइक कर दें, और हम लोग सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। और वीडियो को शेयर करके आ जाएं, सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीन पर है आपके, देखिएगा। कह रहा है निम्न तालिका का अध्ययन कीजिए और इसके बाद नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो देखिए आपके पास यहाँ तालिका दी गई है जिसमें स्कूल का नाम दिया गया है, विद्यार्थियों का नाम, नामांकित कुल संख्या दी गई है, नामांकित विद्यार्थियों का प्रतिशत दिया गया है जिन्होंने जीव विज्ञान चुना है, और जीव विज्ञान को चुनने वाले छात्र और छात्राओं का अनुपात दिया है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है कि स्कूल बी और स्कूल डी में जीव विज्ञान को चुनने वाली छात्राओं की संख्या का अनुपात क्या है ना। ये सारी छात्राएं हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बी वाला देख लेते हैं। तो बी वाला हमारा पास कितना 36% है, और डी वाला हमारे पास 18% है। तो 36% अगर हम निकालते हैं किसका, 400 का। यदि 400 का आप 36% निकालते हो दोस्तों, तो यहाँ पर तो 100 आ जाएगा। आप जानते हैं जीरो से जीरो ये वाले कट जाएंगे। अब यहाँ पर जब 4 का आप गुणा करोगे 36 में, तो 4 छंग 24 की 4, और 4 तियाँ 12, 12 दुई 14, 144 छात्र आपके आते हैं 36% में। ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको बांटना क्या है, ये देखो, 5 और 7 के अनुपात में जीव विज्ञान को चुनने वाले छात्रों और छात्राओं का अनुपात। लेकिन इसमें क्या पूछा गया है कि स्कूल बी और डी में जीव विज्ञान को चुनने वाली छात्राओं की संख्या। तो भैया हमारे पास 12 में से अगर इस अनुपात को जोड़ा जाए तो 12 में से केवल 7 ही छात्राएं हैं। तो 12 से पहले इसमें भाग कर दीजिए, तो 12 बराम 144 यानी 12 आ जाएगा। अब 12 में 7 का मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 7 छात्राएं हैं, 5 छात्र हैं। तो जैसे इसमें हम 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 सत्ते 84, यानी 84 छात्राएं आपकी बी वाले के स्कूल में आ जाएंगी। अब डी वाले स्कूल को देखना है तो 18% निकाल लीजिए 800 का। 800 का जैसे ही आप 18% निकालेंगे तो 18 अट्ठे 144, अठेठी 64 की 4, और 8 एकम 8, 8 6 14, 18 अट्ठे 144 हो जाएगा। तो जीरो जीरो कट जाएंगे परसेंटेज से, है ना। तो 144, और इसमें दोनों को जोड़ेंगे तो 9 9 3 12, इसमें भी 12 आ रहा है। तो 144 को इसमें ही 12 से भाग करना है, तो इसमें भी 12 बराबर 144 यानी 12 आ जाएगा। अब इसमें छात्राओं की संख्या कितनी है, 9। तो 12 में 9 का जब गुणा होगा तो 12 नैया 108 आ जाएगा। तो 108 छात्राएँ ये हो जाएंगी। तो 108 छात्राएँ और 84 छात्राएँ सबको जोड़ देना है। तो 8 4 12 की 2। अब यहाँ पर 8 एकम 8 जीरो जीरो है, तो ये 8 1 और 9 हो जाएगा, और 1 1 ये है। 192 छात्राएं हैं टोटल दोस्तों, ठीक है ना। तो 192 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आएगा, क्योंकि आपसे छात्राओं की संख्या पूछी गई है, छात्र की संख्या नहीं पूछी गई, ठीक है ना। तो आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है, बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला है, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे, जल्दी से सेशन को शेयर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास एक आकृति दी गई है जिसमें त्रिभुज दिया गया है। निम्न आकृति में एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। तो एक्स वाई जेड के मान आप निकाल सकते हैं आसानी से, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों को जोड़ना है। तो देखिए, कभी भी कोई आकृति आपको ऐसे दिखाई देती है, यदि ये ऐसे दिखाई देती है तो ये वाला जो एंगल होता है, मान लो अगर ये एक्स है और ये वाला मान लो जेड है, तो ये जो बाहरी कोण होता है इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, यानी एक्स प्लस जेड के बराबर होता है ये बाहरी कोण। तो देखो, इसमें जो एक्स है और जो जेड है वो 110 डिग्री के बराबर होगा, 110 डिग्री के बराबर होगा, 110 डिग्री के बराबर होगा। समझ रहे हैं। अगर ये जीरो नहीं है, एक है, ठीक है ना, और ये जीरो लास्ट वाला, ये 110 डिग्री के बराबर होगा।
अगर एक्स जेड 110 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि मैंने बताया ना कि अगर ये बाहरी कोण है और ये दोनों आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है, तो ये एक्स और जेड जोड़ देंगे तो ये 110 के बराबर आ जाएगा। अब अगर ये 110 है तो आपको ये पता होगा कि ये जो बाहर 120 दिख रहा है ये एक रेखी कोण है। अगर ये पूरा कोण हम जोड़ दें तो 180 अंश का होता है। अगर 120 बाहर वाला तो अंदर वाला कितना बचा? अंदर वाला 60 बचा। तो जब ये अंदर वाला इसके 60 है तो एक त्रिभुज के तीनों कोणों के 180 अंश होता है। तो ये वाला आपको त्रिभुज दिख रहा है, इसमें तीनों कोणों के योग 180 अंश होगा, तो 110 ये हो गया, 60 ये हो गया। तो 110 और 60 अगर जोड़ते हैं तो हमारे पास 170 आ जाता है। 170 आ गया तो एक कोण वाई कोण कितना बचा? 10 डिग्री बचा। अब आपको पता है एक्स जेड का जोड़ दिया गया है, वाई और जोड़ दीजिए तो एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड, 110 पहले था और 10 डिग्री और आपने जोड़ दिया तो उत्तर कितना आ जाएगा? 120 डिग्री दोस्तों आ जाएगा। यानी x प्लस वाई प्लस जेड, इसका मान कितना आ जाएगा? 120 डिग्री आ जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। क्लियर है? x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। देखिए इसमें तो आंसर आपको दिखाया ही गया है, तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए। आंसर इसमें हमने मिटाया नहीं है, तो आप इसको केवल सॉल्व करके बता दीजिए। आंसर तो आपको दिख ही रहा है। देखिएगा इसमें पूछा गया है 27 की पावर 27, 27 की पावर 27 और प्लस में 27, प्लस में 27 अगर बटे में 28 से भाग करें तो क्या मान आएगा, क्या शेषफल आएगा? देखिए इसको 2700 शेषफल है, उस 27 प्लस में है, उससे कोई मतलब न रखो। अब अगर आप इसमें भाग करते हैं इस 27 में, तो 27 में जब भाग करेंगे तो आपके पास एक शेषफल आएगा दोस्तों। कितना आएगा? एक। लेकिन ये एक आएगा माइनस का। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक कम है, 27 एक कम है 28 से, और इसकी पावर भी आपकी विषम है। अगर सम होती तो प्लस आता, लेकिन पावर विषम है तो इसका शेषफल -1 आएगा इतने का। और ये 27 दिया ही गया है, तो प्लस में जब 27 जोड़ेंगे तो एक घट जाएगा, तो उत्तर कितना बचेगा? 26। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर आ जाएगा इस तरह। ठीक है ना? कभी भी ऐसा केस बन रहा हो कि ऊपर 27 हो नीचे 28 हो, ऊपर 7 हो नीचे 8 हो, तो हमेशा एक आता है शेषफल। लेकिन अगर ऊपर वाली वैल्यू माइनस की आएगी, क्योंकि अगर ऊपर वाली वैल्यू आपकी कैसी है? विषम पावर है। अगर सम पावर होती तो प्लस आ जाता। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर चौथा। तीसरा प्रश्न तो हमने करा दिया ना दोस्तों आपको। देखिए पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, अब ये चौथा प्रश्न है। ध्यान से नोट कर लीजिए, सब इंपॉर्टेंट है। इसकी एक सीरीज की कॉपी बना लेना आराम से। tan 240 डिग्री का मान पूछा है, बताइएगा। देखिए चतुर्थांश आपको याद होंगे यदि आपने कभी हाई स्कूल में पढ़ा होगा इसे, कि भाई tan 240 का मान पूछा है। तो भैया इसमें 90 प्लस थीटा लगा दें या 360 माइनस थीटा लगा दें, तो 180 लगा दें, तो हम 180 लगा देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे tan 180 प्लस कर रहे हैं, है ना, या 270 माइनस कर दीजिए। क्योंकि आपको पता है चतुर्थांश में जो है 90, अगर ये चतुर्थांश है, ध्यान से देखिएगा, ये 0 से 90 होता है, आपको हम समझा ही देते हैं, और ये 90 से 180 होता है, और ये 180 से 270 होता है, और ये 270 से 360 होता है चतुर्थ। तो इसमें 90 और 180 वाला नो चेंज, मतलब इसमें 90 और 270 वाला चेंज हो जाता है। 180 से अधिक जाएंगे तो, अगर 90 से 180 वाला अगर करेंगे तो 180 नहीं चेंज होगा, नो चेंज, है ना, लेकिन 90 वाला चेंज हो जाता है, याद रखिएगा। तो 180 में जैसे ही आप जोड़ेंगे कितना? 60 डिग्री, तो आपके पास 270 आ जाएगा। तो tan 180 प्लस थीटा, यानी tan 180 प्लस 60 बराबर किसके हो जाएगा? क्योंकि ये किस में चला गया आपका? ये चला गया आपके 180 में प्लस किया गया, तो आपका ये तृतीय में चला गया। और इसमें आल पॉजिटिव, इसमें केवल साइन पॉजिटिव, इसमें केवल tan पॉजिटिव, इसमें केवल कॉस पॉजिटिव। तो tan तो पॉजिटिव आएगा, तो tan 60 डिग्री आएगा, tan 60 डिग्री, लेकिन प्लस है तो यहाँ माइनस लग जाएगा। तो यहाँ पर माइनस का √3 आपका प्रश्न का जवाब आ जाएगा, क्योंकि साइन 60 डिग्री है दोस्तों, समझ रहे हैं ना। और ये माइनस इसलिए लगा है क्योंकि ये 180 में प्लस कर रहे हैं, आप तृतीय में जा रहे हैं, और तृतीय में जा रहे हैं और प्लस वाला है। अगर 180 माइनस थीटा होता तो पहले में आता, लेकिन वो चेंज नहीं होता, लेकिन ये चेंज हो जाएगा, tan क्वाट में बदल जाएगा ना, समझ रहे हैं ना। चलिए तो यहाँ पर माइनस का आएगा। हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट, 2 tan 60 डिग्री अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान बताना है।
भाई जाहिर सी बात है, ये आपका साइन टू थीटा का फार्मूला लिखा हुआ है। किसका फार्मूला? साइन टू थीटा का। क्योंकि साइन टू थीटा बराबर होता है दोस्तों, लिख लीजिएगा, साइन टू थीटा बराबर होता है टू टेन थीटा और अपान में वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है। तो यहाँ पर वही प्रोफार्मा बन रहा है, देख सकते हैं आप। तो थीटा की जगह 60 रख दिया जाए तो ये साइन 60 हो जाएगा ना। तो इसीलिए इसको हम लिख देंगे साइन टू और थीटा की जगह हम रख देंगे 60 डिग्री। तो इसीलिए हमारे पास ये साइन 120 हो जाता है, साइन 120 हो जाता है। और साइन 120 अंश का मान कितना होता है आप जानते ही हैं ना, जानते ही हैं। 180 में 60 घटा दीजिएगा, साइन 180 माइनस 60 करेंगे तो 180 वाला साइन वाला नहीं चेंज होता ना। साइन 180 माइनस थीटा बराबर प्लस का साइन थीटा आता है। तो प्लस का साइन थीटा और साइन 60 अंश का मान कितना होगा? √3 होगा। तो यहाँ पर √3 इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। साइन 60 का मान, सॉरी, √3/2 होता है दोस्तों, सॉरी गलती हो गई थी। साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2, यही इसका सही जवाब है, याद रखिएगा। क्या आएगा? साइन 120 आएगा। तो साइन 120 में कैसे लगाएंगे? 180 में 60 घटा देंगे तभी तो 120 बचेगा। तो साइन 180 माइनस थीटा बराबर प्लस का साइन थीटा, तो साइन थीटा यानी साइन 60 अंश, और साइन 60 अंश का मान कितना होता है? √3/2 होता है। आराम से आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। नेक्स्ट, छठवां, a प्लस बी बराबर 11 दिया है और ए बी बराबर 35। a प्लस बी बराबर 11 दिया है और ए बी बराबर 35। तो आपको a की घात 4 प्लस b की घात 4 का मान बताना है। अब आप इसे करके बताएं, हम थोड़ा आपका वेट कर लेते हैं, 4-5 मिनट, 5 मिनट नहीं 2 मिनट वेट कर लेते हैं। चलिए बताइए, ट्राई करिए, अपना ट्राई करिए, कॉपी में लगाइए और फिर बताइए इसका जवाब। बीजगणित का सवाल है दोस्तों, और ये SSC में ज़रूर पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आंसर दीजिए, करिए जल्दी से, जल्दी आंसर दीजिए। चलिए बता देते हैं। यहाँ पर देखिएगा, जो a प्लस बी है बराबर 11 दिया है। यहाँ पर इन दोनों पक्षों का हम वर्क करेंगे। पहले जब वर्क कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ से a स्क्वायर आ जाता है, यहाँ से b स्क्वायर आ जाता है, और यहाँ से प्लस में 2ab आ जाता है ना। तो 2ab आ जाता है, और इधर से ये इसका वर्क करेंगे तो 121 आ जाएगा। अब यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कब निकलेगा? जब हम ए बी के मान 35 रख देंगे। तो 35 यहाँ पर रखेंगे ए बी की जगह पर, तो 35 दूनी कितना हो जाएगा? 70। अब यही जो 70 हो जाएगा, इस ये आपका क्या, यही 70 को आपको इधर माइनस कर देना है, इधर जाके माइनस हो जाएगी 121 से। तो जैसे ही आप 121 से 70 को माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 51 आ जाएगा, है ना। 7×5 12, 51 आ जाएगा। अब आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है, कितनी? 51। अब इसका फिर से वर्क कर देंगे क्योंकि घात 4 निकालनी है। जब इसका फिर से वर्क करेंगे तो a की घात 4 आ जाएगा, b की घात 4 आ जाएगा। इसी प्रकार प्लस 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, है ना। प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा। तो घात 4 तो बनाने के लिए तो करना ही पड़ेगा भाई, a स्क्वायर बी स्क्वायर भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस जब 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा तो आपको पता है इधर 51 का भी तो स्क्वायर करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2a स्क्वायर प्लस इंटू बी स्क्वायर बराबर 51 का स्क्वायर करते हैं तो 51 गुणे 51 कर लीजिए आप। तो 1 एकम 1, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 पचम 25, है ना। तो यहाँ पर इसको अगर जोड़ते हैं तो 1, 5 5 10 की 0, है ना। और एक, क्या गड़बड़ हो रहा है क्या? 5 एकम 5, 5 5, हाँ सही है, 5 5 5 10 की 0, 5 1 6, 2 2601, तो ये आ जाएगा 51 का वर्ग। तो 2601 हमारे पास यहाँ से ये हो गया। लेकिन अब यहाँ पर a स्क्वायर बी स्क्वायर चाहिए, तो ये देखो जो a b 35 लिखा है ना, इसको दोनों पक्षों को वर्ग कर दीजिए तो a स्क्वायर बी स्क्वायर मिल जाएगा। तो 35 का जब स्क्वायर करेंगे तो 35 का स्क्वायर कितना आएगा? यानी 35 का मल्टीप्लाई कर लीजिए,
है ना। 35 का मल्टीप्लाई 35 में करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, जल्दी से बताइएगा। तो 5 पचम 25 की 5 और 5 जब इसमें 35 का मल्टीप्लाई और कर देंगे, 5 तियाँ 15, 15 2 17, 175 यहाँ क्रॉस कर दीजिए। 3 हाँ 5 पचम 25, 5 तियाँ 15 17, ठीक है। 3 पचे 15 की 5 और 3 त्रिको 9 1 10। यहाँ पर इसको करेंगे तो जोड़ेंगे तो चलिए रुक जाइए दोस्तों, कहाँ गया ये, इसको जोड़ेंगे तो 5 ये तो आ जाएगा ऐसे ही। और इसके बाद 7 5 12 की 2, इसके बाद 1 1 2 और ये 1, यानी 1225 ये आ जाएगा। अब 1225 इस 2601 में माइनस करना है, क्योंकि ये 1225 यहाँ तो आ गया ना। अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई भी तो करोगे, है ना, क्योंकि यहाँ 2 है। 1225 तो ये a² b² का मान आया है। थोड़ा सा हम इसको इरेज करते हैं, थोड़ा सा आपको बताने के लिए जगह हो जाएगी, ठीक है। 1225 आ चुका है दोस्तों, याद रखिएगा। अब इसके बाद हम लोग अगर 1225 आ चुका है हमारे पास, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई भी होगा। तो 2 यहाँ पर आ जाएगा 2450, क्योंकि ये 2450 आ जाएगा। अब यही 2450 आपको 2601 में घटाना है, क्योंकि उधर जाके घटेगा। तो 2601 में जैसे ही 2450 आप माइनस करेंगे, तो यहाँ पर माइनस करने के लिए 1 आ जाएगा। यहाँ 10 में से 5 गया 5 आ जाएगा। यहाँ पर 5 में से 4 गया 1 आ जाएगा। 151 इसका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा। a² प्लस a की घात 4 प्लस b की घात 4 का मान। समझ गए दोस्तों, क्या आ जाएगा, 151 आ जाएगा। आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट, 7वां पेज तो खाली रह गया दोस्तों। नेक्स्ट ये है, एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए 14% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज समान राशि पर समान दर पर 5 वर्षों के साधारण ब्याज से 4200 कम है। राशि ज्ञात कीजिए। एक निश्चित राशि है, 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है और दर कितनी है, 14% वार्षिक है। और इसके बाद आपसे साधारण ब्याज पूछा गया है। साधारण ब्याज समान राशि पर समान दर से, भाई 3 वर्ष के लिए पूछा गया है, 14% है। और साधारण ब्याज समान राशि है और समान दर है। समान राशि पर समान दर पर 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज से 42 रुपये कम है। तो देखिए, पहले एक निश्चित राशि ली गई है। निश्चित राशि को 3 वर्ष के लिए 14%, 3 वर्ष के लिए 14% वार्षिक दर से साधारण ब्याज लिया जा रहा है। फिर समान राशि पर ही समान दर से ही, यानी समान राशि ली जाती है, दर ली जाती है 14% ही, लेकिन समय 5 साल हो जाता है और इसका जो ब्याज है वो दोनों से 42 रुपये कम है। तो एक काम कर देते हैं, अगर हम 3 वर्ष का 14% की दर से ब्याज निकालें तो 14 तियाँ 42 ये होता है। उसी प्रकार अगर हम समान ब्याज दर से 5 वर्षों के लिए निकालें तो 14 5 70% ये होता है। दोनों का जो अंतर आएगा वो 10 में से 2 गया 8 और इसके बाद यहाँ 6 में से 4 गए 2, 28% आएगा। जो 28% हमको कितना दिया है वो 4200 कम है, कह रहा है 4200 कम है। हमारे हिसाब से 2800 कम है, उसके हिसाब से 4200 कम है। तो यहाँ पर 7 चौक 28 और 7 छंग 42, है ना। अब 4 से इसे गुणा काट देंगे तो 15 चौको 60, यानी 150 रुपये 1% की वैल्यू आ जाएगी। 1% की वैल्यू 150 रुपये। तो हमको तो बताना है राशि, तो 100% होती राशि, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 100 का गुणा हो जाएगा 150 में। तो यहाँ पर जब 100 का गुणा होगा तो हमारे पास 15,000 रुपये की राशि आ जाएगी और यही बिल्कुल इसका सही जवाब होगा, 1500 रुपये दोस्तों, ठीक है। तो इसका 1500 रुपये बिल्कुल सही जवाब होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसके बाद नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर तो 8 ही है, लेकिन उस हिसाब से एक पेज छोड़ गया था, तो आप इसे थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा। अपना इस जो फ़ोन है रोटेट कर लीजिए, मतलब सीधा सीधा ना करके उसको रोटेट कर लीजिएगा, जिससे आपको फ़ोन दिखाई देगा अच्छे से, ठीक है। यहाँ पर आपसे दिया गया वृत्त चित्र 8 विभिन्न कंपनियों द्वारा बेची गई बाइक की संख्या को दर्शाता है। इन सभी 8 कंपनियों द्वारा बेची गई बाइक की कुल संख्या 2000 है। एक विशिष्ट कंपनी द्वारा बेची गई बाइक की संख्या को इन सभी 8 कंपनियों द्वारा बेची गई बाइक की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है।
तो आपसे पूछा गया पी क्यू आर, देखो नीचे लिखा हुआ है पी क्यू आर तथा एस द्वारा बेची गई बाइक की औसत संख्या और टी यू वी डब्ल्यू द्वारा बेची गई बाइक की औसत संख्या के बीच अंतर कितना है। भाई कुल 2000, पहले हम तो पी का देख लेते हैं। पी का 21% है, क्यू का कितना है, क्यू का 19% है। फिर इसके बाद आर का कितना है, आर का 5% है। ये देखो दिया ना आर का 5%, ये पी का है, ये आपका क्यू का हो गया। इसके बाद एस का कितना, एस का 20% है, एस का 20% है। जोड़ दो इनको, 9 1 10, 10 5 15 की 5, 2 2 4 1 5, 5 1 6, 65 कितनी है, 2 2 4, है ना। औसत निकालना है, औसत। तो 65% ये टोटल है और 4 कंपनियों का है। तो इसमें हम 4 से भाग ना कर दें, ये लो 4 से भाग कर दिए, ये औसत आ गया इसका। इसी प्रकार टी यू बी डब्ल्यू का निकालो। टी का देखो हमारे पास कितना, ये देखो दिया 7% है। इसी प्रकार आपका टी के बाद यू का कितना दिया, यू का 16% है, ये देखो 16% हो गया। इसके बाद आपका वी का कितना, देखो वी का ये दिया है भैया 2% है, 2% ये हो गया। इसके बाद डब्लू का देखो, डब्लू कितना दिया है 10%, 10% ये हो गया। तो 7 6 13, 14 15, 15 की 5, 1 1 2 और 1 3, 35। और इसमें भी 4 कंपनियां, 4 यहाँ से भाग कर दो, ये भी औसत हो गया। इन दोनों का अंतर पूछा गया आपसे। तो अगर हम 65 में 35 घटा दें, बटे में तो 4 ही है, तो 5 में से 5 गया 0 और 6 में से 3 गया 3, 30/4 आ जाएगा। 30/4% का अंतर है। अब 2000 का 30/4 निकाल दीजिए। तो 2000 आपके पास ये है। अब 2000 का 30/4% निकालना है। परसेंट मतलब परसेंट हटाने के लिए 1/100 आता है ना नीचे, तो नीचे 100 आ जाएगा, है ना, 1/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो पहले ये कट जाएंगे। अब यहाँ पर 4 से आप इसको काट दीजिए, 4 पंचे 20, अब 5 तियाँ 15, 5 का गुणा हो जाएगा 30 में, तो 5 तियाँ 15, 150 का अंतर आ जाएगा, 150 का अंतर आ जाएगा। बहुत ही शानदार सवाल था, बहुत ही बेहतरीन सवाल था। ठीक है, तो अंतर कितने का है, 150 का अंतर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। यदि tan थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 7 है और थीटा न्यून कोण हो तो 5 साइन थीटा का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो भाई tan थीटा और सेक थीटा बराबर 7 दिया है, तो 5 साइन थीटा का मान पूछा गया है, ये आप बता देंगे, है ना। तो बताइए क्या होगा इसका। देखिए अगर tan थीटा और प्लस में सेक थीटा की वैल्यू आपको 7 दी है ना, तो याद रखिएगा जो tan थीटा होगा माइनस सेक थीटा होगा, उसकी वैल्यू हमेशा 1/7 आएगी। ठीक है ना। समझ रहे हैं। अब हमको करना क्या है, इन दोनों समीकरणों में, दोनों समीकरण हमने मान लिया। अब ये दोनों समीकरण को जोड़ देना है, क्योंकि हमको tan थीटा का मान निकाल लेना है, ये cos थीटा का मान निकाल लेना है। cos थीटा का मान निकालेंगे तो साइन में चेंज नहीं होगा ना। तो इसके बाद इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो tan का मान आ जाएगा, आसानी से साइन का मान निकाल सकते हैं। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कट जाएगा, इधर से आ जाएगा 2 tan थीटा, और इधर जोड़ेंगे तो 7 दूनी 14, 15/7 आ जाएगा। 7 7 49, 49 1 50, 50/7, 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 25/7, यानी tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी 25/7। अब हमको 5 साइन थीटा का मान निकालना है। तो अगर ये साइन थीटा का मान अगर हमको निकालना है तो हम पाइथागोरस यूज करेंगे। तो लंब बटे आधार दिया गया है, लंब 25 है, 25 25 हम 625 होता है, 625 में से 7 7 49 होता है, घटा देंगे, कर्ण आ जाएगा, है ना। तो 15 में से 6 गया, 15 में से 9 गया, 6 आ गया, और इधर बचा 11 में से 4 गया, 7 आ गया, इधर 576 मतलब 24 आ जाएगा। ठीक है ना, कितना आ जाएगा 24, क्योंकि वर्ग निकालेंगे 576 24 का होता है। तो 24 आ गया कर्ण, तो लंब हो गया 25, कर्ण हो गया 24। तो यहाँ पर 5 इंटू साइन थीटा की वैल्यू रख देंगे। साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास, लंब कितना है 25, कर्ण कितना है 24, तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 125/24। आराम से आपका उत्तर हो जाएगा
125/24, क्योंकि 5 का गुणा भी तो होगा ना, तो क्या आ जाएगा 125/24, बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट। दो संख्याएं दी गई हैं 6:5 के अनुपात में हैं। यदि उनका मासा मासा आपको महत्तम समावर्त 3 है तो दोनों संख्याओं का लघुत्तम समावर्त कितना है। भाई देखो, मासा अगर 3 दिया है ना तो दोनों में कॉमन रहा होगा तब मासा 3 आया होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 में भी 3 का मल्टीप्लाई करा देंगे और यहाँ पर 5 में भी मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हमारे पास ये दोनों का जो है दोनों संख्याएं मिल जाएंगी। तो 36 18 हो जाएगा, इधर 5 3 15 हो जाएगा। अब हमको क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए, तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 18 पंचे 90, 15 छक्का 90, दोनों का एलसीएम 90 आ जाएगा। यही हमारा उत्तर है। समझ गए, दो संख्या पता कर लिए, पहली संख्या आ जाएगी जब इसमें मासक गुणा करेंगे, इसमें मासक गुणा करेंगे दूसरी संख्या आ जाएगी। और जब दोनों संख्या हमारे पास आ गई हैं तो इन एक संख्या आ गई 18, एक 15, इन दोनों का एलसीएम निकाल दिया हमने, 15 90 आ गए, है ना, जो डिवाइड होगी। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 11। 450 पुरुष हैं, एक अपार्टमेंट का निर्माण 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। जल्दी से बताएंगे आप लोग कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। तो इसमें एमडीएच मसाले लगेगा दोस्तों, एमडीएच मसाले। देखिए 450 पुरुष थे आपके पास, ठीक है, समझिएगा, और 20 दिनों में इसका निर्माण कर रहे हैं, तो ये टोटल कार्य था। अगर यही कार्य वो 30 दिन में करें तो कितने पुरुष लगेंगे, 30 से भाग कर दीजिए, 0 0 कट गया, 3 से कट गया, 15 बार में 15 3 45, एक 0 पहले से था, 2 ये है। तो जब 150 में 2 का गुणा होगा तो आप कितने आदमी लग जाएंगे, 300 आदमी लग जाएंगे। ये आपका उत्तर हो जाएगा, बहुत ही आसान है। 450 में 20 का गुणा करा दीजिए, 30 का भाग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। टोटल कार्य में 30 दिनों में भाग डिवाइड करेंगे तो जितने आदमी लगेंगे उतने आदमी आ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। सॉरी। एक तैराक एक बिंदु P से धारा के विपरीत 6 मिनट तक तैरता है और फिर अगले 6 मिनट के लिए धारा के साथ तैरता है और एक बिंदु Q पर पहुंच जाता है। Q पर पहुंच जाता है। यदि P और Q के बीच की दूरी 120 मीटर है तो धारा की चाल क्या थी। देखिए, अगर एक तैराक एक बिंदु P से धारा के विपरीत 6 मिनट तक तैरता है, समझ रहे हैं भाई, धारा के विपरीत अगर P जा रहा है तो इसका मतलब एक तैराक जा रहा है धारा के विपरीत, तो धारा उसको विरोध करेगी। यदि हमने मान लिया बोर्ड मान लें और स्ट्रीम मान लें तो दोनों का जो समय लग रहा है 6 मिनट लग रहा है। चाल हमको नहीं पता, चाल हमको नहीं पता, लेकिन समय चाल टाइम का उल्टा होता है, जानते हैं आप। तो 6 मिनट यहाँ लग रहा है, लेकिन और फिर अगले 6 मिनट के लिए धारा के साथ तैरता है, तो यानी बोर्ड प्लस स्ट्रीम ये धारा के साथ तैरता है ना, ये भी 6 है। तो रेशियो तो 1:1 का ही आएगा, चाहे उल्टा भी कर दें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो यहाँ पर अगर हम तो ए और एक बिंदु Q पर पहुँचता है, P और Q के बीच की दूरी दे दी है, तो धारा की चाल बताइए। 120 किलोमीटर की अगर दूरी दी है, टाइम तो आपको उसका उतना ही लग रहा है, 6 मिनट लग रहा है ना। P और Q के बीच की दूरी 120 मीटर है, तो धारा की अब 120 मीटर, देखो 6 मिनट जो है Q में पहुँचता है, P और Q के बीच की दूरी 120 मिनट है, तो P से Q बिंदु पर पहुँच जाता है। पहले धारा के विपरीत 6 मिनट में तैरता है और अगले 6 मिनट धारा के साथ तैरता है और एक बिंदु Q तक पहुँचता है। तो ये बताइए, अगर P से Q तक पहुँचने के लिए एक दूसरे की ओर चलता है तो उसको टोटल 12 मिनट लगते हैं। तो जब 12 मिनट लगते हैं तो टोटल अगर 12 से हम डिवाइड करें तो हमारे पास 10 आ जाता है, और यही हमारा 10 दोनों की मिली हुई चाल है, तो यही हमारा स्ट्रीम की चाल हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। देखिए आज थोड़ा सा लाइट नहीं है इसलिए हम क्वेश्चन जल्दी जल्दी करा रहे हैं, आप लोग घबराइएगा नहीं, आपके सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। एक वस्तु पर 15% और 12% की दो क्रमागत छूट किस एक एकल छूट के बराबर है। आपको इसको एकल छूट बनाना है, एकल सिंगल बट्टा। तो 15% को फ्रैक्शन में बदल लीजिए, 15% को जैसे ही फ्रैक्शन बदलेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 3/20 आ जाएगा। इसी प्रकार 12% को फ्रैक्शन में बदल लीजिए, इसको करेंगे तो 2 छक्के 12, ऐसे आप 4 से काट सकते हैं, है ना, 4 तिया 12, 4 से 25 बार में, यानी 3/25 आ जाएगा। तो पहले अगर कोई चीज़ 20 की रही हो तो आज उसकी चीज़ कितने की हो जाएगी, 3 का डिस्काउंट देने पर 17 की। और अगर आज पहले ये चीज़ 25 की रही हो तो आज 3 का डिस्काउंट देने पर कितने की हो जाएगी, 23 की। तो सिंगल बट्टा बनाना है, सिंगल बट्टा आराम से बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है।
ये 25 दूनी 50, आप इसे कर लेंगे, ये तो 50 आ जाएगा 500, इधर करेंगे 17 तो 51 की 1 हासिल आया 5, 17 दूनी 34, 34 5 39। अब 391 ऊपर रख दो, 500 नीचे रख दो, कर लो आंसर आ जाएगा, है ना। अब 391/500 गुणे में 100, यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 से काट दो, 5 सते 35, 36 37, 5 सते 35, 4 बचा, 5 8 40, 5 दूनी 10, 78.2% एकल बट्टा हो जाएगा। चाहे तो आप इसे सक्सेसिव मेथड से कर सकते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई गुणे एक्स वाई अपान 100, तब भी एक एकल बट्टा बन जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो 78.2% का बट्टा आ जाएगा आपका उत्तर। 78.20 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर। 15 नंबर आप देख सकते हैं, कह रहा है कि आकृति ए बी और ए डी क्या है, 7 है। और इसके बाद देखो, अगर ए डी और ए बी 7 है तो आप देख सकते हैं कि ए डी हमारे पास ये वाला है। ये आकृति कुछ ऐसी बनी है, हम थोड़ा सा बड़ा बना दें आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर ये ई है, ये आपका डी है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। तो उसने कहा जो ए डी है हमारा ए बी है, तो ए बी भी हमारा साथ है और ए डी भी हमारा साथ है। अब यहाँ पर उसने कहा कि जो ए सी है, ए सी भी हमारा 11 है, और इसके बाद हमारा ए ई भी 11 है, ए ई भी 11 है, और बी सी हमारा ये भी 11 है। तो भैया जब ये बी सी 11 है, ये वाली लाइन, तो भैया ये इसी के तो समांतर है, सीधे सीधे दिख रहा है कि एक दोनों बिखड़ है, तो ये भी 10, आपका ये भी 11 होगा, तो उत्तर क्या आ जाएगा 11। जब इसी के समांतर ही है तो वो भी 11 हो जाएगा, कहानी खत्म हो गई, समझ गए। नेक्स्ट, ए किसी कार्य को पूरा करने में बी से 4 गुना अधिक समय लेता है या सी से 5 गुना अधिक समय लेता है। एक साथ काम करते हुए वे 4 दिनों में काम समाप्त करते हैं। बी अकेले कितने दिनों में पूरा कार्य समाप्त करेगा, समझ गए। देखिए, ए और बी का रेशियो अगर बनाएंगे आप, इसमें ए और बी का रेशियो बनाएंगे तो ए और बी, यानी ए बी से 4 गुना अधिक समय लेता है। अगर बी 1 दिन में कर देता है तो वो 4 दिन में करेगा, है ना। बी का 4 गुना अधिक समय लेता है, तो भैया अगर ए मान लो 10 दिन में करता है तो वो 40 दिन में करेगा, समझ गए। तो बी से 4 गुना ज़्यादा, यानी ये 4 गुना लेता है, वो 1 समय लेता है। इसी प्रकार आपका जो सी से 5 गुना अधिक लेता है कौन, ए, तो ए और सी का रेशियो अगर निकालें तो अगर ये सी 1 लेता है तो ये 5 गुना समय लेता है। अब आपको बराबर करना है, ए को दोनों तरफ बराबर कर देना। भाई ए का मान तो दोनों सम बराबर होना चाहिए, तो इधर हम 5 का मल्टीप्लाई करा देंगे, इधर हम 4 का मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हमारे पास यहाँ से 20 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा बी का मान, इधर 20 आ जाएगा, इधर सी का मान 4 आ जाएगा। तो ए बी सी का रेशियो निकल आया। लेकिन ए बी सी का रेशियो अभी तो ये टाइम का है, हमको इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, समझ गए। तो 20 ए का हो गया, 5 बी का हो गया, 4 सी का हो गया। आप इनको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग थोड़ा सा मिटा देंगे क्योंकि जगह नहीं है, हम जानते हैं। चलिए हम लोग इसको मिटा दिए। अब आपको पता होगा कि ये क्या क्या आया था, जल्दी से कमेंट करिएगा। तो ए की वैल्यू आपको 20 आई थी, बी की वैल्यू आपके पास कितनी आई थी बताइएगा, बताइएगा जल्दी से, 5 आई थी, और सी की वैल्यू आपके पास 4 आई थी। इन तीनों का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास 20 ही तो एलसीएम आएगा, एलसीएम 20 आएगा। अब अगर हम 20 से इसको डिवाइड करते हैं तो 20 एकम 20, ए की क्षमता 1 आ गई, बी 5 छको 20, बी की क्षमता 4 आ गई, 4 पंचे 20, सी की क्षमता 5 आ गई। अब उन्होंने कहा एक साथ काम करते हुए 4 दिनों में काम समाप्त कर लेते हैं। तो भाई 5 4 9 1 10, 10 काम 10 दिनों की स्पीड से अगर 4 दिन में काम समाप्त होता है तो 40 काम था। अब इसे कौन कर रहा है, बी अकेले। अगर बी अकेले करेगा 4 की स्पीड से तो 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो बी को 10 दिन लगने वाले हैं दोस्तों। कितने दिन लगने वाले हैं, 10 दिन लगने वाले हैं। तो बी जो है जो इस कार्य को करने में 10 दिन का समय लगेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग 17 नंबर देखते हैं। देखिए, एक त्रिभुज है आपके सामने, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी ए सी का समद्विभाजक बी सी रेखा डी पर काटता है। बी सी बराबर 6 है, बी डी बराबर 6 है, बी सी बराबर 14। तो ए बी और ए सी का अनुपात बताना है। देखिए, ये सवाल तो आपको मुश्किल है कि आप कर पाएंगे, ये ज्योमेट्री का सवाल है तो ज़रूरी नहीं कि आप इसे कर पाएँ। तो एक काम करिएगा, आप जो है इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं जो है आपको कल क्लास में, कोचिंग क्लास में बताऊंगा, ठीक है। ले लीजिए, और इसको हम लास्ट में लेते हैं क्योंकि आज टाइम नहीं है और इसमें टाइम लगेगा समझाने में, क्योंकि लाइट भी नहीं है, ज़रूरी भी नहीं लाइट आएगी। चलिए हम लोग चलते हैं आगे। ये प्रश्न को आप जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिना स्क्रीनशॉट की दिक्कत करेगा क्योंकि कल मैं पूछूंगा ज़रूर आपसे।
चलिए हम लोग 17 नंबर देखते हैं। ठीक है, एक महिला का व्यय और बचत का अनुपात 5:1 है। एक महिला का व्यय और बचत का अनुपात 5:1 है। उसने कहा यदि उसकी आय में और क्रमशः व्यय में, आय और व्यय में क्रमशः, आय और व्यय में जो है वृद्धि कर दी जा रही है। तो अगर आय और व्यय में वृद्धि कर दी जा रही है तो आपको आंसर बताना कि क्या आएगा, जल्दी से बताइए। जल्दी से इसका जवाब दीजिए, क्या आ सकता है इस प्रश्न का सही जवाब, जल्दी से बताएं इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो एक महिला व्यय और बचत का अनुपात 5:1 है यदि उसकी आय और व्यय में 10% और 20% वृद्धि हो गई, है ना। तो अगर मान लेते हैं कि व्यय में 10% की वृद्धि होती है, व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि होती है, व्यय में जो है 10% की वृद्धि होती है आपकी, और आय में 20% की। तो अगर हम बात करें कि 5 अगर पहले से था, मान लिया गया 5x पहले से था, है ना। अब इसमें 10% की ये है क्या, व्यय, और बचत क्या है 20%, और 20% की वृद्धि की जाती है आय में। भाई दोस्तों आय है, और हमें दिया है व्यय और बचत का अनुपात। चलिए इसको हम थोड़ा सा ऐसे नहीं लगेगा, देख लेते हैं। हमें दिया क्या है आप ये देखिएगा, हमें आप दिया गया है कि व्यय और बचत, आय तो दिया नहीं है। तो अगर आय और व्यय में 10 पर, अगर आय में 10% की वृद्धि होती है और व्यय में 20% की वृद्धि, तो बचत बताना है भाई, है ना। और खर्च और बचत को अगर जोड़ देते हैं तो उससे आय बन जाती है, आपको पता ही है। तो अगर 5x और 1x को जोड़ेंगे तो 6x हमारी आय हो जाएगी, है ना, इनकम बन जाएगी। कि जो भी आप खर्च करते हैं, जो बचाते हैं, उन दोनों को जोड़ देंगे तो इनकम ही तो आएगा। अब इसके बाद हमारे पास व्यय, उसने आय दिया और व्यय, व्यय है कितना हमारे पास, व्यय हमारे पास 5 है और 5x हमारा व्यय हो गया। अब हम 10% का 10% जो है हम किस में व्यय, आय में बढ़ा रहे हैं। तो अगर इसका 10% बढ़ाएंगे तो 10% का मतलब क्या है, 110 बढ़ा देंगे, बटे 100, जोड़ना नहीं पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर अब 0 से 0 काट दीजिए, 11 छंग 66 यानी 6.6 आ जाएगा, 11 छंग 66 6.6x आ जाएगा। ये आपका नया आय आ जाएगा। अब व्यय जो है, व्यय कितना बढ़ रहा है 20%, तो इसका मतलब है कि 120 कर दीजिए इसको, 120 बटा 100। यहाँ पर 0 0 कट गया, 5 दूनी 10, 2 छक्के 12, यानी व्यय आ जाएगा हमारा 6x। समझ गए। तो उसने कहा उसकी बचत में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। तो देखो अगर 6x इसमें से खर्च कर देंगे तो 0.6 ही तो बचा पाएंगे हम, 0.6 बचा पाएंगे। और किससे बचा पाएंगे, है ना, तो किससे बचा पाएंगे, 6.6x से बचा पाएंगे, है ना, इससे बचा पाएंगे। बचत में प्रतिशत परिवर्तन यही तो देखना है कितना, है ना। तो किससे बचा पाएंगे, तो इसको 6.6 नीचे रख दिया। अब परसेंटेज के लिए 100 करेंगे, आपको पता ही है। दशमलव हटा दिया, 6 से 11 बार में कट गया, तो x से x कट ही जाएगा, x से x, 11 से गुणा करेंगे तो 11 ने 99, 9 सही 1/11% परिवर्तन हो जाएगी। 9 सही, है ना, 9 सही 11 परिवर्तन हो जाएगा। अगर पहले वाले से कंपेयर करोगे तो 10% आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन के अनुसार आप लगा सकते हैं। तो इसका उत्तर 9 सही 1/11 आएगा। नेक्स्ट, किसी बर्तन में 25 लीटर दूध है। दोस्तों मैंने मिश्रण आपको बहुत ही शानदार तरीके से कराया है, और मिश्रण बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको करवा दिया गया है। कोई भी डाउट आपका नहीं रहना चाहिए, मिश्रण के अकॉर्डिंग कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। और आप लोग मिश्रण को बहुत बेहतरीन तरीके से सीखे हैं, और ये क्वेश्चन मैंने सिखाया है आपको कि 25 लीटर दूध है प्रारंभ में। तो मैंने बताया था प्रारंभिक मात्रा, और ब्रैकेट में 1 माइनस निकाली गई मात्रा ऊपर रखते हैं, जो भी निकाली गई मात्रा हो, और नीचे फिर प्रारंभिक मात्रा और पावर n होती है, बताया था ना इसको। तो इसी में 25 लीटर पहले से ही दिया गया है। और इसके बाद इसमें उसने कहा कि कितना निकाला जाता है, इसे 5 लीटर दूध निकाला जाता है। तो 1 माइनस 5 निकाला जाता है किससे, 25 से। और ये प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है, मतलब 3 बार की जाती है। एक बार तो की गई, 2 बार और दोहराई गई। 5 से 5 पचम 25, तो 5 में से 1 गया 4, यानी 4 बटा, यानी 25 यहाँ आ जाएगा, 4
4/5 आ जाएगा। 4/5 का जब क्यूब है तो इसका मतलब ऊपर कितना आ जाएगा, 4 चौको 16 चौको 64 और नीचे कितना आ जाएगा 125। तो 25 पंचे 125, 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 5 अठी 40, 12.8 लीटर बर्तन में शेष दूध बच जाएगा। 12.8 लीटर बर्तन में दूध बच जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न, कपिल एक मोबाइल सचिन को 15% लाभ लेकर बेचता है और सचिन पुनः उसे रोहित को 12% के लाभ पर बेच देता है। भाई कपिल है कोई, उसने क्या किया है, सचिन को 15% के लाभ पर बेच दिया है और सचिन पुनः उसे रोहित को 12% लाभ पर बेच देता है। कपिल ने बेचा सचिन को और सचिन ने बेचा रोहित को, समझ रहे हैं, एक दूसरे को बेच रहे हैं। और यदि रोहित ने लास्ट में 322 रुपये का भुगतान किया हो तो कपिल ने उसमें कितने में खरीदा था। बहुत ही आसान है, 322 रुपये का भुगतान रोहित ने किया है और रोहित को 12% लाभ पर किसने, सचिन ने बेचा। तो सचिन का क्रय मूल्य निकालने के लिए 12% का लाभ घटा दो, ऊपर 100 कर दो, नीचे 112 कर दो। ये आपका आ गया सचिन का क्रय मूल्य आ गया जिसने सचिन ने खरीदा था। अब इसके बाद कपिल का अगर निकालना है क्रय मूल्य तो क्योंकि कपिल द्वारा ही भुगतान किया मोबाइल क्रय मूल्य पूछा है तो 15% लाभ और घटा दीजिए, तो ऊपर 100 कर दीजिए, नीचे 115 और कर दीजिए। ये आ गया आपके कपिल का क्रय मूल्य, कपिल का सीपी आ गया दोस्तों। अब इसे आप तो सॉल्व कर लोगे ना, अब तो आपका फ़र्ज़ है इसको सॉल्व कर लेना और बहुत ही आसान है, सॉल्व कर पाएंगे। सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। देखिए यही प्रश्न रिपीटेड है तो कोई बात नहीं, हम लोग आगे चल लेते हैं। ये है 20वां प्रश्न, दी गई तालिका 6 वर्षों में 2 कंपनियां C1 और C2 की आय को दर्शाती है। तो C1 है और C2 हमारे पास है। तो उसने पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखो पहले पी में नंबर में पूछा है कि C1 की आय वर्ष Q में C2 की आय का 33.33% है। तो क्या C1 जो है और P में C1 की आय और Q में C2 की आय क्या 33.33% है। तो आप देख लीजिए, तो P में C1 की आय अगर देखते हैं तो हमारे पास 750 है और अगर हम Q में C2 की आय देखते हैं तो वहाँ पर 850 है। तो क्या जिसमें का लगा होता है उसको नीचे रखते हैं, तो क्या परसेंटेज निकालने पर क्या इतना आएगा, 0 काटने पर नहीं आएगा। 33.33 तो बिल्कुल कतई नहीं आएगा, इसलिए ये गलत है। अब उसने क्या पूछा है, दूसरे में क्या दिया है, वर्ष टी C1 तथा C2 में औसत आय 400 है। तो वर्ष में C1 और C2, वर्ष टी में C1 और C2 को अगर जोड़ते हैं तो देखो 530 ये है, 270 ये है, तो 0 7 3 10 की 0, 5 2 7 1 8 और इसका औसत निकालेंगे तो लगभग 400 ही आएगा, जो बिल्कुल सही दिया गया है। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो उसने पूछा था कौन सा कथन इनमें से सही नहीं है, तो पहला वाला कथन सही नहीं है, तो उत्तर नंबर 1 सही होगा कि उत्तर सही नहीं है। नेक्स्ट, यदि x + y = 36 दिया है और x - 27 का क्यूब दिया है प्लस y - 9 का क्यूब दिया है तो इसका मान निकालना है। तो भाई हमने अभी ऐसे सवाल आपको बहुत सारे बताए हैं, तो इस सवाल को आपको ही करना है। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट ले करके आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। अगर नहीं आएगा तो इसको आपको बता दिया जाएगा, ठीक है, क्लास में। जो सबसे पहले आंसर देगा कमेंट बॉक्स में इसका, उसका स्क्रीन पर कल नाम लिखा जाएगा ज़रूर। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे, 22 नंबर में। आपको दिया गया बार ग्राफ 2003 के दौरान विभिन्न व्यय शीर्षों के तहत एक कंपनी के व्यय का प्रतिशत वितरण दर्शाता है। ठीक है, वितरण दर्शा रहे हैं। तो यदि ऋण पर ब्याज की राशि 3.15 करोड़ है तो वेतन करों और बुनियादी ढांचे पर व्यय की कुल राशि कितनी है। तो देखिएगा इसमें ऋण की दिया है, जो सबसे लास्ट में ब्याज ऋण दिया गया है आपको वो 17.5 है। तो 17.5 दिया है जो कि इसके बराबर है 3.15 के। तो 17.5 बराबर दिया है 3.15 के। आपको बताना किस में है, बताना है वेतन करों और बुनियादी। तो वेतन 20 है, ये देखो 20 ये है, और कर में कितना है, कर हमारे 10 है, तो 20 10 30 हो गया। बुनियादी ढांचा कितना है, बुनियादी ढांचा हमारा 20 है, तो 30 20 50 हो गया ना, 30 20 50 हो गया। तो 50% मान निकालना है, तो 3.15 में 17.5 का भाग करना है और 50% का मान निकालना है। दशमलव काट दीजिए। अब इसको आप भाग कर लेना और काट लेना, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे। ये आपका रहा प्रश्न का जवाब। प्रश्न
अब इसमें देखो y प्लस 1/y बराबर 3 दिया है और क्यूब वाला आपको निकालना है और इसमें जोड़ देना है। तो जब इसको हम क्यूब करेंगे तो क्यूब आपको पता है दोनों पक्षों का करेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा y क्यूब प्लस में 1/y क्यूब, ये आ जाएगा हमारे सामने। और यहाँ पर प्लस में 3ab होता है तो y से y कट जाएगा और फिर इसके ब्रैकेट में a प्लस b होता है, तो इसका मतलब 3 और 3 त्रिकोण 9 यहाँ आ जाएगा और इसका क्यूब करेंगे तो 3 त्रिकोण 9 त्रिकोण 27 ये आ जाएगा। और जब क्यूब करेंगे 27 ही तो आएगा। अब 9 इधर घटा देंगे तो हमारे पास जब 9 घटाएंगे तो 18 आ जाएगा और 18 जब यहाँ रखेंगे तो 18 में 2 ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास उत्तर 20 आ जाएगा। उत्तर हमारे पास इस प्रश्न का 20 आ जाएगा। आप एक बार ट्राई करिएगा, अपने आप से खुद से लगाइएगा, जो कि बहुत ही बेहतरीन सवाल है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अगले प्रश्न 24 नंबर की बात कर लेते हैं। हम लोग लास्ट में आ गए हैं। एक 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस धात्विक गोले को पिघलाकर एक शंकु का आकार दिया जाता है जिसके आधार का व्यास 13 सेंटीमीटर है, तो शंकु की ऊंचाई क्या होगी। देखो एक 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस धात्विक गोले को पिघलाकर एक शंकु का आकार दिया जा रहा है। तो यहाँ पर 13 सेंटीमीटर ठोस धात्विक गोला है, तो आपको पहले गोले का आयतन निकाल लेना है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3। इसके बाद अब यहाँ पर क्या रखेंगे पाई आर क्यूब की जगह क्या रख देंगे 13 गुणे 13 गुणे 13। ये आपका आ गया गोले का आयतन। किसके आयतन के बराबर होगा, शंकु के आयतन के बराबर, क्योंकि एक शंकु पिघलाया जा रहा है ना, शंकु बना दिया जा रहा है जिसके आधार का व्यास दिया है, तो 1/3 गुणा पाई। इसके बाद यहाँ पर व्यास तो आपको 13 है तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी 13/2 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो 13/2 गुणे हमको एच निकालना है तो एच इसके गुणे में कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिएगा पाई से पाई कट गया, ये 3 से 3 यहाँ कट गया, 13 से 13 ऊपर कट गया, ये 13 से 13 ये ऊपर कट गया। अब इसके बाद देखो ये 13 चौको 52 तो आपके पास यहाँ है ही है, इधर गुणा हो गया और ये 4 का गुणा और इधर हो जाएगा, तो यही ऊंचाई के बराबर आ जाएगा। तो 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, 208 सेंटीमीटर शंकु की ऊंचाई आ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं। आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें और इसको देखिए गोले का आयतन बराबर शंकु के आयतन के बराबर कर देना और आपकी ऊंचाई निकल आएगी। सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर। चलिए नेक्स्ट लास्ट सवाल। 18 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी तांबे के एक गोले से 6 mm व्यास वाले एक तार का निर्माण किया जाता है। निर्मित तार की लंबाई देखो mm सेंटीमीटर है, और अगर सेंटीमीटर से mm में जाना चाहते हो तो आपको पता है इसमें 1000 का डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 18 सेंटीमीटर व्यास वाले तांबे के एक गोले, तो गोला ही है तो इसको 4/3 करेंगे, फिर पाई करेंगे, आर क्यूब करेंगे, आर क्यूब का मतलब व्यास 18 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 9/9 हो जाएगी, सॉरी 9 हो जाएगी ना, 9 हो जाएगी, ये नहीं रहेगा 9 हो जाएगी। तो इसके बाद 9 पाई आर क्यूब होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, तो 3 बार आएगी त्रिज्या 9 बराबर किसके होगा 6 सेंटीमीटर 6 mm व्यास वाले एक निर्माण किया तार एक बेलनाकार होता है, तो बेलन का आयतन कितना होता है पाई स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर है, तो पाई आर स्क्वायर की जगह 6 mm व्यास है तो 3 mm त्रिज्या हो जाएगी। इसको आप अगर सेंटीमीटर में बनाना है, mm से सेंटीमीटर में जाना है, तो भैया इसमें हमको क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो mm में बनाने के लिए इसको या तो डिवाइड कर दीजिए या इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 6 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास त्रिज्या आ जाएगी और पाई आर स्क्वायर होता है तो 6/2 यहाँ हो जाएगा। अब इसमें अगर हम 100 से डिवाइड करते हैं 10 से डिवाइड करते हैं तो ये mm में चेंज हो जाएगा, तो ये सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर कितनी बार 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 2 बार है ना, क्योंकि 2 बार 10 का करेंगे ना मल्टीप्लाई। अब आपको क्या निकालना है तार की लंबाई, तो लंबाई को h ना मानकर l मान लीजिए, तो पाई से पाई कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 2/6, अब इसके बाद फिर से 2/6 कट गया, 3 त्रिकोण 9 से पूरा 9 कट गया। अब यहाँ पर 3 त्रिकोण 9 ये कट गया, अब यह 9 त्रिक 27 हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर 4 से ये 25 बार में कट गया, अब इस 25 से भाग हो जाएगा तो 27/25 ये आ जाएगा। अब इसको आप mm में चेंज कर सकते हैं 100 से मल्टीप्लाई करके, है ना, आराम से चेंज हो जाएगा। दशमलव में आएगा, लगभग 1000 का भाग कर लेना, या आप 25 से ही भाग कर लो, 1 दशमलव कुछ आएगा उत्तर मीटर में, 1 दशमलव। ठीक है, 25 से भाग कर लेना, 1 दशमलव कुछ लंबाई आ जाएगी। तो ये रहे आपके सारे सवाल, मैंने आपके 25 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं।
आपको सेशन कैसा लगा ज़रूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें यदि नए हैं, और जल्दी से 1K तक पहुंचा दीजिए। आपको गिफ्ट आने वाला है, और आपको गिफ्ट के लिए आपको बता दें कि जल्दी ही रीजनिंग और जीके स्टार्ट होने वाली है। तो इसीलिए जल्दी से जल्दी चैनल को 1K पहुँचाएँ, और आपको रीजनिंग जीके का भी शानदार फ़ायदा मिलेगा क्लास का, और आप सभी एग्ज़ाम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को कवर कर सकते हैं। कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं होगा जहाँ पर रीजनिंग, मैथ और जीके नहीं पूछी जाती, सभी पूछी जाती है लगभग, और शानदार तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। यदि आप हमारा सपोर्ट करते हैं तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, सारा सिलेबस यहीं मिल जाएगा, और आपको बेहतरीन तैयारी करने का मौका मिल जाएगा। सारी जो भी वैकेंसी आने वाली है उनमें सभी में ये बेनिफिट देगी क्लास, और बहुत ही शानदार सीजीएल की प्रैक्टिस कराई जा रही है, सीजीएल के क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। हल्के फुल्के क्वेश्चन नहीं है दोस्तों कि 2+2 लेकर आया हूँ मैं आपके लिए, बहुत ही बेहतरीन और छांट करके क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट आपको लेकर आए रहे हैं। और देख रहे हैं आप कि ये सारी पीडीएफ आपको पीडीएफ फॉर्म में मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सब ऑफिशियल आंसर की के क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो वीडियो को पूरा वॉच किया करें, आप लोग पूरा देखते नहीं हैं तो फिर दिक्कत आ जाती है, ना आपको समझ में आता है ना मुझे पढ़ाने में मज़ा आती है। तो वीडियो को कभी भी देखें तो पूरा देखें, ठीक है। चलिए हम लोग मिलेंगे कल इसी समय इसी टाइम पर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।